मैं कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ा था, जो शायद और कोई परिवार में आप इसकी तुलना 2013 में जब टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जिसे मैं समझता था कि भी वो योग्य नहीं थे इसके, तो मैंने चुनाव तमाम विपरीत परिस्थितियों में किसान आंदोलन चल रहा था, उसकी वजह से खासकर हमारे इलाके में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक विरोध का माहौल बना हुआ था। ऐसे माहौल में हमने चुनाव लड़ा और पंचायत समिति की सीटें 3 सीटें और एक जिला परिषद की सीट हमारे क्षेत्र से हम निकालने में सफल रहे। जो विपक्ष की ओर से एक उम्मीदवार उतारा गया, गुरसेवक सिंह जो निर्दलीय जीते थे, उसको खुला समर्थन दिया और हम तीनों के वोट समेत उनको 7 वोट मिले और कांग्रेस को 11। हमने कोशिश यही की थी कि विपक्ष का एक सामूहिक उम्मीदवार प्रधान बने, भले ही मुझे इसके लिए ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो टिकटों के समय साम दाम दंड भेद लगाकर किसी न किसी का तरह का दबाव बनाकर और टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरा नाम अंत समय तक पहले नंबर पर था, लेकिन इसके बावजूद किसी और 100% आश्वस्त हूं कि पार्टी मुझे। वर्तमान विधायक का कार्यकाल हो चाहे कांग्रेस की ये सरकार हो, आप देख रहे हैं कि 1 साल से का लगभग समय बचा है, पर ये सरकार इनकी पार्टी अपनी सरकार बचाने में ही लगी रही। अशोक गहलोत जी की बात करें तो आधा कार्यकाल तो उनका अपने विधायकों को राज़ी रखने में और 5 सितारा होटलों में लेकर बैठे, घोषणाएं बड़ी बड़ी होती हैं। यहाँ हमारे सादुल शहर में भी घोषणाएं बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पर नहीं हो पाता। बजट इनके पास है नहीं, पैसा इनके पास है तो कहाँ जाता है मुझे पता नहीं। भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, जो विकास की योजनाएं हैं उनके बारे में घोषणाएं तमाम होती हैं, लेकिन वो ज़मीन पर मूर्त रूप तारीख में जब आप 3-2 साल से घोषणाएं लगातार कर रहे हो कि हमने CAD से बजट मंजूर करवा दिया है, तो मौके पर स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं खाले बनने शुरू हो रहे। लगातार ये कहा जा रहा है कि इतने करोड़ रुपए हमने मंजूर करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं जो है वो अपरिपक्व हैं। पहली बार राजनीति में आए हैं, उनको राजनीति में आए हुए 8 महीने हुए हैं, अभी तक वो पंचायत समिति को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं। विधायक के पिछलग्गू बने रहते हैं और जो काम होने चाहिए, जो विकास का पैसा पंचायतों तक जाना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है। नमस्कार, मैं सुनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल APP लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, सवाल जनता के कार्यक्रम। उस कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान के रूप में भाजपा नेता भी हैं, पंचायत समिति सदस्य भी हैं, डॉक्टर बृजमोहन जी साहब। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। इस तरह से आपका राजनीतिक सफ़र आपने तय किया, जिला परिषद भी आपके परिवार से रह चुके, पंचायत समिति सदस्य भी और विधानसभा का चुनाव भी आप लड़ चुके हैं, और इससे पहले पंचायत समिति के प्रधान भी आपके घर से रहे हैं। कैसे कुछ राजनीतिक का सफ़र आपने तय किया? देखिए, मेरा परिवार तो राजनीति में 70-75 वर्ष से है जी। मेरे पिताजी ने सबसे पहले 1952 में, जब गंगानगर, सादुल शहर और केसरी सिंहपुर एक ही विधानसभा हुआ करती थी, उस समय कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ा था, जो शायद और कोई परिवार में आप इसकी तुलना नहीं कर सकते कि सन 52 से कांग्रेस के विरोध में हमने संघर्ष किया है। उसके बाद पिताजी पंचायत समिति सादुल शहर के प्रधान भी रहे, 1961 में बने थे। उन्होंने जिला प्रमुख का भी चुनाव लड़ा। ताउम्र वो संघर्ष करते रहे जनता के लिए, और सत्ता के साथ उनका मोह कभी नहीं रहा। उसके बाद बड़े भाई साहब जो हैं वो सन 1981 में प्रधान बने, और 1993 में जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था, उस समय भाई साहब ने संगरिया से चुनाव लड़ा, जिसमें वर्तमान सादुल शहर भी था। तो परिवार की तरफ से राजनीतिक सफ़र हमेशा रहा है, और उस माहौल को मैं बचपन से देखता रहा हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने 2008 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली नौकरी से। मकसद यही था कि चिकित्सा के क्षेत्र में 25 साल सेवा दे दी, अब बाहर निकलकर अन्य क्षेत्रों में जहां जनता की सेवा हो सकती है, आगे बढ़कर जो नौकरी में रहते हुए संभव नहीं है, वो करने के लिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया। सर, आगामी विधानसभा की क्या कुछ तैयारियां वर्तमान में आपकी चल रही है? देखिए, मेरी तैयारियां तो 2008 से ही चल रही हैं। मैं 2008 में नौकरी छोड़ने के बाद में 2010 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जिला परिषद सदस्य बना। 2013 में जब टिकट एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया जिसे मैं समझता था कि भी वो योग्य नहीं थे इसके, तो मैंने चुनाव भी लड़ा। उसके बाद में लगातार पार्टी के कार्यक्रमों को, पार्टी की जो
विचारधारा है उसके अनुसार मैं पार्टी के लिए और जनता के बीच में संघर्ष करता रहा हूँ। और 2020 में 2021 के अंत में जब तमाम विपरीत परिस्थितियों में किसान आंदोलन चल रहा था, उसकी वजह से खासकर हमारे इलाके में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक विरोध का माहौल बना हुआ था। ऐसे माहौल में हमने चुनाव लड़ा और पंचायत समिति की सीटें 3 सीटें और 1 जिला परिषद की सीट हमारे क्षेत्र से हम निकालने में सफल रहे। तो लगातार मेरा प्रयास है और अभी भी रोज़ाना 24 घंटे मैं इलाके के लोगों के संपर्क में रहता हूं और जो भी संभव हो उनके काम के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए मैं सतत प्रयास करता रहता हूं। सर, बात करें, आप कह रहे हैं पंचायत समिति के उस चुनाव की बात करें तो उस समय एक और था कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। आपको कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और पूर्ण बहुमत से उन्होंने अपना कांग्रेस ने प्रधान बना लिया। उसमें क्या कुछ समीकरण रहे? नहीं, हमारे पास में संख्या बल नहीं था। 19 में से कांग्रेस के पास में 8 डायरेक्टर थे और 3 हम भाजपा के थे और 8 डायरेक्टर निर्दलीय थे। तो जहां आप किंग मेकर की बात कर रहे हैं तो ये सबको विदित है कि मैंने कोई स्वार्थपूर्ण दृष्टि नहीं अपनाई और हम तीनों ने जो विपक्ष की ओर से एक उम्मीदवार उतारा गया, गुरसेवक सिंह जो निर्दलीय जीते थे, उसको खुला समर्थन दिया और हम तीनों के वोट समेत उनको 7 वोट मिले और कांग्रेस को 11 वोट मिले। तो हमने कोशिश यही की थी कि विपक्ष का एक सामूहिक उम्मीदवार प्रधान बने, भले ही मुझे इसके लिए त्याग करना पड़े। जी सर, वर्तमान में आप अपनी स्थिति कैसे देखते हैं जनता के बीच? देखिए, जनता के बीच जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक तो जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, चाहे मेरे पिताजी, भाई साहब, फिर हमारे पुत्र वधू भी यहाँ से प्रधान रही, वो जो 3 कार्यकाल रहे हैं, 2 विधानसभा चुनाव, 3 विधानसभा चुनाव पिताजी का, भाई साहब का, मेरा, ये सब लड़ते हुए आप समझ सकते हैं कि हम 70 साल से मेरा परिवार राजनीति के क्षेत्र में है और हमारी चादर बिल्कुल सफ़ेद बेदाग है और हमारा उद्देश्य कभी ये नहीं रहा कि जनता से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर पैसा वसूला जाए। जनता का अपनी जेब से पैसा लगाकर काम करते आए हैं और कर रहे हैं और जनता को ऐसा ही विकल्प चाहिए जो निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से जनता के बीच में रहे। आज के समय की यही मांग है। से पहले ये लगा जा रहे थे कि डॉक्टर बृजमोहन सारणा है वो एक मजबूत दावेदार है, पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, काफ़ी अच्छे खासे आपको वोट मिले थे, लेकिन टिकट न मिलने का क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, ये तो पार्टी का हाईकमान ही बता सकता है कि उन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया, लेकिन आज भी देश में ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो टिकटों के समय साम दाम दंड भेद लगाकर किसी न किसी का तरह का दबाव बनाकर और टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा नाम अंत समय तक पहले नंबर पर था, लेकिन इसके बावजूद किसी और को टिकट दे दिया गया। क्यों मिला, ये तो पार्टी का हाईकमान ही बता सकता है। सर, आगे भी 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी आप भाजपा की टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं और आपकी जो टिकट की दावेदारी है, वो संख्या है, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो आप कितना कुछ आश्वस्त हैं टिकट को लेकर? मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ, 100% आश्वस्त हूँ, क्यों लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, लगातार संगठन को यहाँ पर मजबूत किया है। पार्टी की विचारधारा और पार्टी के जितने कार्यक्रम आते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हमने हिस्सा लिया है और लगातार मैं जनता के बीच रहा हूँ। और चाहे मेरी भूमिका जिला परिषद सदस्य के रूप में रही हो, चाहे मैं पिछले भाजपा के कार्यकाल में प्रदेश जन अभाव वियोग समिति का सदस्य रहा, जिसके तहत जनता की समस्याओं को हल करवाने का प्रशासन के साथ मैं काम करता था, और चाहे आज पंचायत समिति में हूँ, मैं लगातार सक्रिय हूँ और लगातार पार्टी ने मेरा परफॉर्मेंस देखा है और विपरीत परिस्थितियों में हम पंचायत समिति की 3 सीटें जीत कर लाए और संगठन के तमाम कार्यों में मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा हूँ। मैं 100% आश्वस्त हूँ कि पार्टी मुझे टिकट देगी। सर, अगर दुर्भाग्य से पिछली बार की तरह अगर आपका टिकट कट जाता है तो क्या आप चुनाव मैदान, निर्दलीय चुनाव मैदान में आएंगे या पार्टी के साथ रहेंगे? ये काल्पनिक सवाल है। इसका जवाब मैं यही दे सकता हूँ कि जब मैं टिकट के प्रति 100% आश्वस्त हूँ तो अन्य कोई सवाल पूछना कोई औचित्य नहीं रखता। जी सर, वर्तमान विधायक के कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वर्तमान विधायक का कार्यकाल हो चाहे कांग्रेस की ये सरकार हो, आप देख रहे हैं कि 1 साल से का लगभग समय बचा है, पर ये सरकार इनकी
या इनकी पार्टी अपनी सरकार बचाने में ही लगी रही। अशोक गहलोत जी की बात करें तो आधा कार्यकाल तो उनका अपने विधायकों को राज़ी रखने में और 5 सितारा होटलों में लेकर बैठे रहने में बीत गया, और घोषणाएं बड़ी बड़ी होती हैं। यहाँ हमारे सादुल शहर में भी घोषणाएं बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन ज़मीनी स्तर पर नहीं हो पाता। बजट इनके पास है नहीं, पैसा इनके पास है तो कहाँ जाता है मुझे पता नहीं। भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। जो विकास की योजनाएं हैं उनके बारे में घोषणाएं तमाम होती हैं, लेकिन वो ज़मीन पर मूर्त रूप नहीं ले पाती। चाहे CAD से खाले बनने का मामला हो, सड़कों की क्वालिटी आप देख सकते हैं, जो नई सड़कें बनी हैं वो भी जगह जगह टूट रही हैं। और चाहे जनता का खाद्य सुरक्षा के तहत उनके कार्ड बनने हों, चाहे जनता को पेंशन मिलनी हो, या जो कर्ज माफ़ी का वादा किया गया था वो हो, और जनता के जो अन्य भी काम हैं वो घोषणाएं होती रहती हैं, उनको एक आश्वासन दिया जाता रहता है, लेकिन मूर्त रूप पर जितनी भी योजनाएं हैं वो मौके पर अगर आप देखेंगे तो अभी अधूरी ही पड़ी हैं। सर, आप CAD की बात कर रहे हैं। वर्तमान विधायक और कांग्रेस सरकार आपकी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि CAD की जो केंद्र सरकार की योजना थी वो केंद्र सरकार ने बंद ही कर दी है। अगर केंद्र सरकार ने बंद कर दी या नहीं कर दी, ये विषय तो 5 वर्ष से पहले का है, लेकिन आज की तारीख में जब आप 2 साल से घोषणाएं लगातार कर रहे हो कि हमने CAD से बजट मंजूर करवा दिया है, तो मौके पर स्थानीय स्तर पर क्यों नहीं खाले बनने शुरू हो रहे? लगातार ये कहा जा रहा है कि इतने करोड़ रुपए हमने मंजूर करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो रहा है। बंद कर दिया था या नहीं बंद कर दिया था, वो आज की सरकार में ये बात कहना बेमानी है। जी सर, आपका भी कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि विपक्ष के तौर पर आप हो, 3 पंचायत समिति के सदस्य हैं, आप भी पंचायत समिति के सदस्य हो, आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो समस्याएं, जन समस्याएं, उनका समाधान के लिए कहीं ना कहीं आपकी तरफ से प्रयास किया जाना चाहिए। क्या कहें? मैं लगातार प्रयासरत हूँ। पिछले 9 महीने पहले चुनाव हुए थे और तब से अब तक पंचायत समिति की केवल 2 बैठकें हुई हैं। अभी जो हाल ही में बैठक हुई थी उसमें मैंने सभी समस्याओं के मुद्दे पूरे पुरजोर तरीके से उठाए थे। विधायक वहाँ मौजूद थे और मैंने सबसे पहला मुद्दा तो यही उठाया था कि पंचायत समिति की बैठक राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हर 3 माह में होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे CAD से खाले बनने की हो, चाहे जो राजकीय चिकित्सालय है सादुल शहर में उसके अंदर ICU बनने की हो, चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की हो, चाहे स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की हो, जो अधूरी पड़ी सड़कें या जो वादे किए गए थे वो सड़कें बनाने की हो, तमाम विषयों पर लगातार मैं कोशिश करता रहता हूं और लगातार प्रयासरत हूं कि सरकार इन समस्याओं का हल करे। सर, पंचायत समिति आप सदस्य हो, वर्तमान पंचायत समिति प्रधान का कार्यकाल आप किस नज़र से देखते हो? देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन वर्तमान प्रधान जो हैं वो अपरिपक्व हैं, पहली बार राजनीति में आए हैं, उनको राजनीति में आए हुए 8 महीने हुए हैं, अभी तक वो पंचायत समिति को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहे हैं। विधायक के पिछलग्गू बने रहते हैं और जो काम होने चाहिए, जो विकास का पैसा पंचायतों तक जाना चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है। सर, वर्तमान में नगरपालिका सादुल शहर के चेयरमैन है वो आपकी भाजपा से ही हैं, उनके कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वर्तमान जो चेयरमैन है सादुल शहर पंचायत समिति के, सादुल शहर नगर पालिका के, उनको जनता ने ही चुना है, तो इससे ये तो जाहिर होता ही है कि जनता उनको बनाना चाहती थी। और जो भाजपा के पिछले नगर पालिका के कार्यकाल रहे हैं लगातार, उनमें भी भाजपा ने बढ़ चढ़कर विकास के कार्य करवाए, जिसका आप मंडी में घूमकर कहीं भी देख सकते हैं। और आज भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति है उसके तहत उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिल पाता और सरकार विरोधी दल की होने की वजह से विकास कार्यों में रुकावट आती है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव आपकी आप बात करें तो विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे अगर आप भाजपा आपको टिकट देती है तो? मुद्दे तो इतने सारे हैं कि अगर मैं बात करने लगूं तो 1 घंटे तक आपका ये इंटरव्यू इसी तरह चलता रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी सरकार ने घोषणा पत्र में जो जो बातें कही थी वो सब अधूरी पड़ी हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए जो अब पद को छोड़कर भाग गए और दोबारा पद लेने में आनाकानी कर रहे हैं, राहुल गांधी, उन्होंने ये कहा था कि 10 दिन के अंदर सबका कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। आज 4 साल होने को आए, कोई कर्ज माफ़ नहीं किया गया। उनके द्वारा कहा गया था बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा, वो नहीं दिया जा रहा। हर विभाग में
पद खाली पड़े हैं, ये केंद्र सरकार को कोसते रहते हैं, लेकिन राजस्थान के जो विभाग हैं, हर विभाग में जो भी सेवानिवृत्त हुआ वो पद खाली पड़ा है, उस पर कोई नई भर्तियाँ नहीं की गई। इसके अलावा जितने भी कार्य हैं, बीच में 2 वर्ष का कोरोना काल आया तो उस दौरान भी पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन इन्होंने सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। आज जो पेट्रोल डीजल के भाव हैं वो पूरे देश में सर्वोच्च स्तर पर अगर कहीं हैं तो राजस्थान में है, और अगर हमारे गंगानगर ज़िले की बात करूं तो पूरे देश के क्षितिज पे जब भी टेलीविज़न पर नाम आता है तो गंगानगर का नाम इस बात को लेकर आता है कि यहाँ पेट्रोल डीजल के भाव पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ से 5 किलोमीटर पर डीजल 13 रुपये सस्ता है और पेट्रोल 17 रुपये सस्ता है, और गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले के पेट्रोल पंप मृत प्राय हो गए हैं, बंद पड़े हैं, लगातार वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर नहरों के रखरखाव की बात करूं, नहरों की हालत ख़राब है, ये लगातार बात करते हैं नहरों की सफाई की, लेकिन इन्होंने नहरों में ना तो सफाई करवाई, ना पंजाब में नहर का जीर्णोद्धार करवाया गया। और पानी की बात करूं तो गंगा नहर का की जो हालत हुई है पिछले 3 वर्ष में, आज तक इतिहास में इतना बुरा हाल गंगा नहर का कभी नहीं रहा कि पानी 1800 2000 चलते चलते 1200 1300 पे आ जाता है, 1000 पे आ जाता है, बारियां पिट जाती हैं। पंजाब में खुलेआम चोरियां हो रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि पहले पंजाब हमारे लिए एक समस्या नहीं था, लेकिन पिछले 4 वर्ष में तो रिकॉर्ड आपके सामने है कि गंगा नहर के अंदर पानी कभी 1000 1200 1500 1800 कभी नीचे चला जाता है। भाखड़ा की बात करूं तो भाखड़ा में इन्होंने बंदी ली, लेकिन 1 पैसे का काम भाखड़ा में होना नहीं था, और 3 महीने नाहक ही बंदी ली गई। एक ऊपर के स्तर पर अधिकारियों ने किस तरह से ये सिस्टम बनाया कि काम होना था राजस्थान इंदिरा गांधी कैनाल में, लेकिन भाखड़ा को भी बंद कर दिया गया, जबकि भाखड़ा में बाइफर्केशन से आराम से पानी लिया जा सकता था। तो किस किस बात की मैं बात करूं, इन्होंने जो है अभी नगर पालिकाओं में घोषणा की है कि वहाँ पे नरेगा चलाया जाएगा। अरे गांव में ही नरेगा नहीं चल रहा, पूरा गांव के अंदर ना तो पूरे लोगों को नरेगा में काम दिया जा रहा है, ना ही उनके पैसे आ रहे हैं, किसी भी योजना के पैसे जो हैं वो लटक रहे हैं। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर मैं बताने लगूंगा तो 1 घंटा लगेगा। ये तमाम मुद्दे हैं। और अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें तो आप पढ़ते होंगे पूरे राजस्थान में महिला अत्याचार बलात्कार के मामले में हम नंबर 1 पर हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की बात करें तो उदयपुर में जो घटना हुई, भीलवाड़ा में जो घटना हुई, अलवर क्षेत्र में जो घटना हुई, ये तमाम घटनाएं कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करती हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति देख रहे हैं, और पुलिस प्रशासन, पुलिस पिट रही है। बड़े से बड़े पुलिस के अधिकारी भागते हुए नजर आते हैं अपराधियों के सामने। और भ्रष्टाचार की बात करूं तो आप रोज़ देखेंगे, कभी नहीं हुआ ऐसा इतिहास में कि कलेक्टर जेल में जा रहे हैं, एसडीएम जेल में जा रहे हैं, पटवारी से लेकर किसी भी कर्मचारी की आप बात कर लें, रोज़ाना पकड़े जा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद खुद मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मेरे विभाग में भी भ्रष्टाचार हो रहा होगा, मैं इनकार नहीं करता। और मुख्यमंत्री की सभा में शिक्षा के सवाल पर जब शिक्षकों से ये पूछा जाता है कि क्या आपको ट्रांसफ़र के लिए डिज़ायर के पैसे देने पड़ते हैं, तो मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा मंत्री वहाँ मौजूद हैं और तमाम लोगों ने खुलेआम ये कहा कि हाँ, हमें ट्रांसफ़र के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो तमाम मुद्दे हैं जिन पर घंटों बात की जा सकती है। सर, आप राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर मैं आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस के जो पार्टी है वो दिल्ली में एक अभी 5-7 दिन पहले लगभग दिल्ली में अल्लाह बोल महंगाई के खिलाफ, आपकी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही थी। क्या कहना चाहें? देखिए, वो जो महंगाई की बात कर रहे हैं वो अपने स्टेट के जिन राज्यों में 2 राज्यों में इनकी सरकार बची है, उन मुद्दों से पूरे देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई विश्वव्यापी है। अगर आप विश्व का अभी का माहौल देखें तो तमाम दुनिया के देश संकट से गुजर रहे हैं। श्रीलंका का जो हाल हुआ, यूरोप के देशों का जो हाल है, अमेरिका में हालात ख़राब हो रहे हैं। इन हालात में जितने भी विश्व बैंक के आंकड़े हैं या अन्य आंकड़े जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिए जा रहे हैं, उसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। हिंदुस्तान पूरे विश्व में 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में आ गया है और हिंदुस्तान के अंदर महंगाई दर अन्य देशों से बहुत कम है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि महंगाई नहीं है, लेकिन इसके जो कारण है, विश्वव्यापी माहौल, जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ और लगातार जो अभी चीन जो है वो अपने पड़ोसी देश पर हमला करने के लिए तैयारियां किए बैठा है, तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ी है। लेकिन फिर भी उन हालात में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। और अगर आप पड़ोसी देशों से मिलाएं तो पड़ोसी देश तो लगभग टूटने के कगार पर आ गए हैं, लेकिन भारत में लगातार
अभी भी इतना सब होने के बावजूद भी आम आदमी जो है वो उतना त्रस्त महंगाई से नहीं है जितने विश्व के दूसरे देश हैं। क्षेत्र के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, अंतिम रूप से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हम हमेशा राजनेताओं को दोष देते हैं कि प्रचलन हो गया है कि हमारे नेता ठीक नहीं हैं या हमारे नेता जो हैं ईमानदारी से काम नहीं करते, भ्रष्टाचार पनपाते हैं। तो मैं राजनीति में अपनी चिकित्सा की सेवा छोड़कर आया, केवल मकसद एक था कि आपको एक विकल्प दे सकूं। लोग ये कहते हैं, हर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी ये कहता है कि अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, ईमानदार लोगों को राजनीति में आना चाहिए। तो मैंने आपके सामने एक विकल्प दिया है कि आप अगर चाहते हैं कि हमारे इलाके के हालात सुधरें, अगर सादुल शहर के हालात सुधरें, सादुल शहर में जो बरसों से काम नहीं हो पाए या भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पुलिस या आतंक फैलाया जाता है, नशे की मंडी बन गई है, इन बातों को आप दूर करना चाहते हैं तो मैं आपके सामने एक विकल्प के तौर पे प्रस्तुत करता हूं अपने आप को। चलिए, ये थे हमारे साथ सादुल शहर से भाजपा नेता भी हैं और पंचायत समिति सदस्य भी हैं, जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं और विधानसभा चुनाव 2013 में भी इन्होंने लड़ा था। आगे भी 2023 का जो विधानसभा चुनाव उसकी भी तैयारी करने में लगे हुए हैं और लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। डॉक्टर बृजमोहन जी सारण हमारे साथ थे, इनसे हमने अनेक मुद्दों को लेकर के, क्षेत्र की तमाम समस्याओं को लेकर के और आगे के विज़न 2023 के क्या विज़न है उनको लेकर के हमने बातचीत की। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।